आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये बाइल डक्ट बनी है, दिस इज़ द राइट हेपेटिक डक्ट, दिस इज़ द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दे आर कलेक्टिंग द बाइल फ्रॉम द लिवर एंड देन ये ले आती हैं और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जब ज़रूरत होती है गॉल ब्लैडर से ये रिलीज़ होता है थ्रू द सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके ये जो आपको ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ कॉमन बाइल डक्ट। इस कॉमन बाइल डक्ट के देखिए 4 पार्ट्स हो जाते हैं। ये आपको जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज डिओडिनम। डिओडिनम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम, द सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, द थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम, और उसके बाद फोर्थ पार्ट। जो डिओडिनम होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। ये जो बाइल डक्ट है वो देखिए डिओडिनम के रिलेशन के बेसिस पे ये भी अगेन डिवाइडेड है इनटू 4 पार्ट। एक पार्ट जो डिओडिनम के ऊपर है उसे हम कहते हैं सुप्रा डिओडिनल पार्ट। वो पार्ट जो डिओडिनम के पीछे है उसे हम कहते हैं रेट्रो डिओडिनल पार्ट। रेट्रो मतलब पीछे, तो रेट्रो डिओडिनल पार्ट। वो पार्ट बाइल डक्ट का जो डिओडिनम से नीचे है उसे हम कहते हैं इंफ्रा डिओडिनल पार्ट। और फाइनली जो बाइल डक्ट का पार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में ओपन होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा डिओडिनल पार्ट। सो the supraduodenal part, the part of the bile duct lying superior to the duodenum. Retroduodenal part, the part of the bile duct lying posterior to the duodenum. Infraduodenal part, the part of the bile duct lying inferior to the duodenum. And intraduodenal part, the part of the bile duct that is inside the duodenum. अब देखिए इन सारे जो 4 पार्ट्स हैं आपके बाइल डक्ट के, उसके इम्पॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सुप्राडिओडिनल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट की बात करें तो ये कहाँ पे लाई करती है, जो लेसर मार्जिन ऑफ जो फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम है उसमें ये लाई करता है। इसके आगे की तरफ लिवर रहता है, पीछे की तरफ पोर्टल वेन एंड एपिप्लोइक फोरामेन रहता है, और लेफ्ट साइड में देयर इज हेपेटिक आर्टरी। So these 3 structure they are related to the supraduodenal part of bile duct. Next we will see the रेट्रोड्यूडनल पार्ट, जो पार्ट ड्यूडनम से पीछे है। सो रेट्रोड्यूडनल पार्ट के एंटीरियरली देयर लाइज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम, posteriorly there lies the inferior vena cava. On the left side there is artery, and that artery is known as gastroduodenal artery. So these 3 structure they lie in relation to the retroduodenal part of the bile duct. Next we have infraduodenal part, where the anteriorly there lies a groove on the head of the pancreas, and posteriorly there lies the IVC. The fourth part is intraduodenal part, which fuses with the pancreatic duct and opens into the second part of the duodenum, and there is formation of an elevation, and that elevation on which the bile duct and pancreatic duct combinedly opens. This एलिवेशन इज़ नोन एज एम्पुला ऑफ वेटर। सो ये था कि हमारे बाइल डक्ट के कितने पार्ट हैं और ईच पार्ट का क्या रिलेशन है, ईच पार्ट का क्या रिलेशन है। अब हम आ जाते हैं कि ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और वीनस ड्रेनेज क्या है। तो सबसे पहले देखिए ब्लड सप्लाई की अगर आप बात करें तो गॉल ब्लैडर इज़ सप्लाइड बाय द सिस्टिक आर्टरी। बिसाइड दिस इट इज़ ऑल्सो सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ posterior superior pancreaticoduodenal artery and the right hepatic artery. अगर आप venous drainage of the gallbladder की बात करते हैं तो ये बेसिकली हेपेटिक वेन्स के थ्रू, सिस्टिक वेन के थ्रू एंड पोर्टल वेन के थ्रू इसका वेनस ड्रेनेज होता है। अगर हम बात करें लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द गॉल ब्लैडर की तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सिस्टिक नोड्स होते हैं जो कि गॉल ब्लैडर की मेन लिम्फेटिक ड्रेनेज होते हैं। उसके अलावा लोअर हेपेटिक ग्रुप एंड द अपर पैंक्रियाटिक एंड द स्प्लिनिक लिम्फ नोड, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द गॉल ब्लैडर। आइए अब बात कर लेते हैं नर्व सप्लाई की। सो नर्व सप्लाई देखिए, इट इज़ द गॉल ब्लैडर इज सप्लाइड बाय द सिस्टिक नर्व प्लेक्सस, parasympathetic that is by the vagus, and then sympathetic that is supplied by the T7 से लेके T9 तक का जो sympathetic chain है that supplies the gall bladder। अब इसी के थ्रू जो कि आप देखिए इसकी जो sympathetic supply है वो T7 से लेके T9 तक है। तो जो भी टर्मिटोम इस एरिया से सप्लाई होंगे वहाँ पे गॉल ब्लैडर का पेन रेडिएट होगा, रिफर्ड होगा। तो
refer pain of gallbladder through the vagus nerve. It is going to refer at the site of the stomach. Then through the sympathetic T7 fiber, it referred to the inferior angle of scapula, and through the phrenic nerve it is referring to the right shoulder. तो ये तीनों एरिया स्टमक के एरिया में पेन क्यों होता है? क्योंकि वेगस की सप्लाई, द वेगस इज ऑल्सो सप्लाइंग द गॉल ब्लैडर। क्यों ये इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पर रेडिएट होता है? क्योंकि जो T7 की सप्लाई है वो गॉल ब्लैडर को भी सप्लाई दे रही है और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला को भी सप्लाई देती है, और फ्रेनिक नर्व जो है वो राइट शोल्डर को सप्लाई दे रही है। इसके अलावा वो गॉल ब्लैडर को भी सप्लाई दे रही है। इस वजह से जो गॉल ब्लैडर का पेन है वो स्टमक के एरिया में, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में और राइट शोल्डर के एरिया में रेडिएट होता है। देखिए, जो गॉल ब्लैडर के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट हैं। आपको पता है, अगर स्टोन बन रहा है तो हम उसे कोलेलिथियासिस कहते हैं, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है तो हम उसे कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। कुछ साइन हम जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो इलिसिट कर देते हैं, तो पैल्पेशन के जरिए। तो मर्फीज साइन देखिए गॉल ब्लैडर के रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई पेशेंट कोलेसिस्टाइटिस का है, उसको गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है, तो जनरली उसको जो पेन होता है देखिए वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है, इपीगैस्ट्रियम में होता है, राइट शोल्डर और इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला में ये रेडिएट होता है। तो अगर आप उसको क्लिनिकली असेस करेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे, तो अगर आप पेशेंट को डीप ब्रेथ लेने को कहते हैं और उस दौरान अगर आप पैल्पेट करते हैं पेशेंट को अपने पाम के जरिए, फिंगर्स के जरिए, तो फिर आप देखेंगे जैसे ही आप कोस्टल मार्जिन पे जाते हैं, टिप ऑफ द 9 कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे, और पेशेंट जो होता है वहाँ पे आप कहिए उसको कि एक गहरी सांस ले। तो डीप इंस्पिरेशन में जब आप कोस्टल मार्जिन पे एट द टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज पे पैल्पेट करेंगे तो पेशेंट को बहुत ही तेज दर्द होगा। ठीक है, दर्द होगा, और इसी जो ये दर्द आप एलिसिट करते हैं, जो पेन कोलेसिस्टाइटिस का इस तरह से एलिसिट किया जाता है, उसे हम कहते हैं मर्फीज साइन। तो कोलेसिस्टाइटिस के केस में जब आप पेशेंट को इंस्पिरेशन में पैल्पेट करते हैं और पेशेंट जो है उसको शार्प पेन होता है एट द कोस्टल मार्जिन एट द लेवल ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज, उस साइन को हम कहते हैं मर्फीज साइन। इसके अलावा जो दूसरा क्लिनिकल इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन रिलेशन टू द गॉल ब्लैडर, दैट इज़ कोवाशियर लॉ। यूजली जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो देखिए पैल्पेट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन है गॉल ब्लैडर का, बाइल डक्ट का, जैसे कि कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियास के केस में, तब देखिए गॉल ब्लैडर वहाँ पे डायलेट हो सकता है, डायलेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइल का फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है, और उस कंडीशन में हम गॉल ब्लैडर को पैल्पेट कर पाते हैं, एंड दैट लॉ इज़ नोन एज कोवाशियर लॉ। यूजली जो इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है स्टोन के जरिए, वहाँ पे देखिए जो गॉल ब्लैडर है वो एनलार्ज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोसिस जो है वो डोमिनेट होती है। तो फाइब्रोसिस की वजह से इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन इन द केस ऑफ गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर आपको एनलार्ज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ पे एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट है, जैसा कि कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियास के केस में देखा जाता है, आप देखिए ये गॉल ब्लैडर है, ये सिस्टिक डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये बाइल डक्ट। बाइल डक्ट देखिए पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ जाके सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम में ओपन होती है। तो अगर एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल डक्ट का, ये हेड ऑफ पैंक्रियास का कार्सिनोमा है, यहाँ कोई मास है, तब जो बाइल है वो स्टैग्नेट होगा इन द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर वहाँ पे एनलार्ज मिलेगा, आप पैल्पेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंट्रिंसिक है, मान लीजिए कोई स्टोन है यहाँ नेक पे, या बाइल डक्ट में खुद का स्टोन है, उस कंडीशन में क्या होता है, गॉल ब्लैडर आपको एट्रोफीड मिलेगा, क्योंकि उसकी साइज़ जो है वो एनलार्ज नहीं होती है, वो रिड्यूस होती है, वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है इस वजह से। तो दिस लॉ इज़ नोन एज कोवाशियर लॉ। इसके अलावा देखिए कैलॉश ट्रायंगल की बात हम करेंगे, क्योंकि जब आप सर्जरी करते हैं तो ये जो स्पेस है कैलॉश ट्रायंगल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैलॉश ट्रायंगल देखिए एक ट्रायंगुलर स्पेस है, किसके किसके बीच में, सिस्टिक डक्ट के बीच में, कॉमन हेपेटिक डक्ट के बीच में,
और जो फिफ्थ सेगमेंट ऑफ लिवर है उसके बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है, और ये सर्जिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिस्टिक आर्टरी लाई करती है, सिस्टिक लिम्फ नोड्स लाई करते हैं, और ऑटोनॉमिक जो हैं नर्व्स के ब्रांचेस लाई करती हैं। तो जब भी आप जो है गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर रहे हैं, इस एरिया को हमें बहुत सावधानी से देखना होता है क्योंकि यहाँ पे सिस्टिक आर्टरी के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो कैलॉश ट्रायंगल देखिए, आप लोग से वाइवा में पूछा जाता है कि कैलॉश ट्रायंगल क्या है और ये कैसे बनता है, इसकी बाउंड्री क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ मेन कंटेंट देखिए, सिस्टिक आर्टरी है, सिस्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं और ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं। तो आपको देखिए सिस्टिक आर्टरी को प्रिजर्व करने के लिए जो है इस एरिया का जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये था पूरा गॉल ब्लैडर के बारे में। हमने देखा कि गॉल ब्लैडर की लोकेशन कहाँ है, फिर हमने उसका जो डक्ट सिस्टम था वो पढ़ा, उसके कितने पार्ट होते हैं, एक नॉर्मल जो गॉल ब्लैडर है उसका कितना वॉल्यूम होता है, फिर हमने सिस्टिक डक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की, हमने जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ बाइल डक्ट की बात की कि सुप्राड्यूरनल, रेट्रोड्यूरनल, इंफ्राड्यूरनल एंड इंट्राड्यूरनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट। फिर हमने इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन को देखा, और जो मेन हमारा था दैट इज़ हार्टमैन पाउच, उसको भी हमने कवर किया। सो इतना था गॉल ब्लैडर के बारे में जानना आपको ज़रूरी है, और इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी आपको जानना आवश्यक